नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। नुपुर शर्मा को लेकर चल रहा विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश के कई शहरों में पत्थरबाजी का विवाद थमा भी नहीं था कि अब हमले की धमकी दी जाने लगी है। और इस समय की बड़ी खबर भारत की बात में हम आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में एक और आतंकी संगठन की एंट्री हो गई है। आतंकी संगठन अल-कायदा के बाद अब आतंकी संगठन ISIS ने भारत पर हमले की धमकी दी है। IS खोरासान डायरी में यह बयान दिया गया है, बुलडोजर का जिक्र किया गया है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद इस तरीके की धमकी। अब ISIS की एंट्री, IS खोरासान ने भारत में हमले की धमकी दी है। पहले अल-कायदा ने दी थी। खोरासान डायरी में यह बयान दिया गया है, बुलडोजर का जिक्र भी किया गया है। इस्लामिक स्टेट की धमकी न्यूज प्लेटफॉर्म द खोरासान डायरी के ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। खोरासान डायरी हैंडल के मुताबिक IS ने अपने वीडियो में नुपुर शर्मा के बयान, पत्थरबाजों के घर ढहाने जैसे विजुअल्स का इस्तेमाल किया है और इसी का बदला लेने के लिए IS ने भारत में हमले की धमकी दी है। वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों के विस्तार को लेकर तालिबान की भी आलोचना की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, पहले अल-कायदा ने इस बात पर धमकी दी थी कि भाई नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की है तो भारत में हमला किया जाएगा, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, और अब ISIS की एंट्री हो गई है। इस खबर को कैसे समझें और जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस खबर को कितनी गंभीरता के साथ ले रही हैं और क्या प्लान ऑफ एक्शन? शोभना, मैं आपको बता दूं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सूचना है उसके मुताबिक नुपुर शर्मा के बयान के बाद इस जो खुरासान डायरी अल-अज़न फाउंडेशन ने शुरू किया है, खुरासान डायरी जो है वो उसके बाद ही शुरू किया गया है। इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक ये मामला जो है पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का प्रोपोगंडा प्लान है। इसके जरिए उसकी कोशिश है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके और उसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भड़काकर अपने आतंकवादी इरादों को सफल करने में उनकी अपने संगठन में भर्ती की जा सके। इंटेलिजेंस का मानना है कि पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का प्रोपोगंडा है और जिसका मकसद भारत में केवल अपने संगठन के लिए भर्ती करना है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। रुख अगली खबर का। एक ही तरह की घटना और एक्शन अलग अलग। बात 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद की हिंसक झड़प की। उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजों पर कार्रवाई तेज है तो उधर झारखंड के रांची में दंगे पर राजनीति तेज है। और दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हम आपको दिखाएंगे, जहां पुलिस ने सड़कों पर दंगाइयों के पोस्टर्स चस्पा किए हैं जिसमें 59 नए पत्थरबाजों की पहचान की गई है, जबकि 92 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं अगर झारखंड की बात करें, झारखंड की राजधानी रांची में कल शाम आरोपियों के पोस्टर्स तो लगे लेकिन 5 मिनट के भीतर ही हटा भी लिए गए। रांची में पोस्टर लगने और हटने के बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। तो दो तस्वीरें, दो तरीके का एक्शन हमने आपको दिखाया। पहला एक्शन जो उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, जो भीड़ हिंसक हुई थी उनके खिलाफ, और दूसरा एक्शन झारखंड में क्या लिया जा रहा है कि पोस्टर्स चिपकाए गए और फिर हटा लिए गए। कहा जा रहा है कि राज्यपाल के आदेश पर पोस्टर चिपकाए गए थे और मुख्यमंत्री और पुलिस नहीं चाहते थे तो हटा लिए गए। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, और बड़ी खबर, प्रयागराज में हिंसा के 59 नए आरोपियों की तस्वीर पुलिस ने जारी की थी। अब इन आरोपियों के पोस्टर्स चिपकाने का काम शुरू हो गया है। हिंसा प्रभावित अटाला इलाके में आरोपियों के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही उपद्रवियों की सूचना देने के लिए नंबर भी लिखे गए हैं। अगर इनमें से किसी भी उपद्रवी को आप पहचानते हैं जो इस पोस्टर में, इस तस्वीर में दिख रहा है, तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। आपकी जो सूचना है उसको गुप्त रखा जाएगा। नंबर दिया गया है कि इस नंबर पर कॉल कर इस पहचाने हुए उपद्रवी की जानकारी दें। तो अब नए 59 उपद्रवियों की तस्वीर चस्पा की गई है, नंबर दिया गया है पुलिस की तरफ से, और ये वादा भी किया गया है कि आपकी जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा।
अटाला इलाके में हुई हिंसा के बाद में संदिग्धों के पोस्टर पहले सोशल मीडिया पे जारी किए गए और उसके बाद अब उन पोस्टर्स को अटाला में चिपकाने का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए दाएं ओर जो पोस्टर लगा हुआ है इसमें 10 लोगों के चित्र छपे हुए हैं और 3 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं और इन पर इन संदिग्धों के बारे में सूचना देने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि नाम पता गुप्त रखा जाएगा, जो भी व्यक्ति सूचना देगा। अब आगे की ओर दिखाऊंगा कि जहाँ पुलिस पर पथराव किया गया था उस वाली गली में भी उन सारे संदिग्धों के पोस्टर इस वक्त लगाए जा रहे हैं और पुलिस के लोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस बाकायदे जा करके भीतर की ओर वो सारे पोस्टर लगा रही है। तो इस वक्त तस्वीरें हैं, ये अटाला इलाके की हिंसाग्रस्त इलाका है। पुलिस फोर्स पहले से ही मुस्तैद है यहाँ पर और उसके बाद में चूँकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, ऐसे 59 लोगों के तस्वीरों को आज जारी किया गया है और उनसे जुड़े हुए जो पोस्टर्स हैं वो इस वक्त अटाला इलाके में लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी हुई है ये उस हिंसा में प्रभावित हुई थी और उसके ठीक बाहर पोस्टर लगाने का काम शुरू किया गया है। पूरे इलाके में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पुलिस के लोग आए हुए हैं जो गोंद लगा रहे हैं और इसके बाद इन पूरे क्षेत्र में इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाएंगे। आप चारों तरफ देखें, ये पूरा इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ इस इलाके में, क्योंकि यही हिंसाग्रस्त इलाका है। हिंसा शुरू हुई थी, यहाँ से पुलिस पर पथराव किया गया था और उसके बाद में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। उनके सारे जो चेहरे हैं वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जो वीडियोज़ हैं उनसे निकाले गए हैं और आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी किस तरह दिखा रहे हैं कि ये वो लोग हैं, इनकी पहचान करें, उनके बारे में जानकारी दें। 3 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं और उन तीनों पर सूचना देने के लिए कहा गया और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर्स इस इलाके में चिपकाने का काम किया जा रहा है। तो ये देखें आप, ये वही गाड़ी है जिस पर जो हिंसा का शिकार हुई थी उसका कांच तोड़ दिया गया था पथराव के दौरान और उसके ठीक ऊपर जो जगह है वहाँ पर ये पोस्टर लगाया जा रहा। तो संजय त्रिपाठी ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई जिसमें जो 59 नए आरोपी हैं उनकी तस्वीर चस्पा की जा रही है पुलिस के द्वारा। संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए लाइव जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, ये तस्वीरें हमने देखी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इन पोस्टर्स के जरिए, इन ये जो हिंसक भीड़ थी उसको चिन्हित करने में, मुझे लग रहा है, और इसमें अब आगे और सफलता मिलने की उम्मीद पुलिस को। बिल्कुल शोभना, 5000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अज्ञात बताए जा रहे हैं और इस पूरी हिंसा में वो शामिल थे। अभी 59 लोगों के फोटोग्राफ्स मिल पाए हैं जो सीसीटीवी फुटेज हैं या फिर जो वीडियोस वहाँ पर बनाए गए थे और उनके पोस्टर्स जारी किए गए। मैं सबसे पहले तस्वीर अपने दाईं ओर की दिखाऊंगा। ये हाजी अब्दुल रहमान मोमिन अंसार मस्जिद है और इस मस्जिद के ठीक बाहर यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा इधर आएँ और ये तस्वीर दिखाएँ जिसमें 10 लोगों के चेहरे आपको नज़र आएंगे। ये 10 लोग वो हैं जो संदिग्ध हैं और जो अटाला इलाके की हिंसा थी उसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी बात कहते हुए यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें साफ तौर पर 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं और इसमें कहा गया कॉल करें या व्हाट्सएप करें, उनका जो सूचना देने वाला है उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। ये गाड़ी है, इस गाड़ी को तोड़ दिया गया था हिंसा के दौरान। इसके बगल में जो बोर्ड लगा है यहाँ पर आप देखें 9 लोगों के चेहरे चिपके हुए हैं। ये वो चेहरे हैं, देखिए पत्थरबाजी करते हुए साफ नजर आएंगे। चेहरे खिलखिला रहे हैं लेकिन अब ये चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं मायूस होंगे क्योंकि इनके जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो चुके हैं और अब इनकी तलाश शुरू की जा रही है। ये हिंसाग्रस्त गली है। संजय त्रिपाठी, आप बने रहिए और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बड़ी खबर, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी दी थी और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। निपुण सहगल ज्यादा जानकारी लिए हुए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, इस खबर को हम कैसे समझें और सुप्रीम कोर्ट में कल ये सुनवाई किस वक्त शुरू हो जाएगी? शोभना, कल ये सुनवाई जो है मेरा ख्याल है 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास होनी चाहिए और जो बेंच है वो जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अवकाशकालीन बेंच है क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही है। तो जिस बेंच ने पहले ये मामला सुना था बुलडोजर एक्शन के खिलाफ और गर्मी की छुट्टी से पहले नोटिस जारी किया था, वो जज अभी उपलब्ध नहीं है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि 4 राज्यों में इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ याचिका आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जरूर जारी किया था लेकिन तब कोई रोक नहीं लगाई थी। रोक लगाई थी सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई चल रही थी क्योंकि वहां पर कुछ उपद्रव की स्थिति बन गई थी, तो कोई रोक नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन एक नोटिस जरूर गया था। जमीयत यही कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को सुन रहा है उसके बावजूद लगातार गैर कानूनी तरीके से मकान गिराए जा रहे हैं लोगों के, सुप्रीम कोर्ट तत्काल रोक लगाए। अब कल देखना है कि अवकाशकालीन बेंच
क्या वाकई ऐसा आदेश देती है रोक लगाने का, या बिल्कुल। मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगती है? बिल्कुल निपुण सहगल, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कल ये सुनवाई शुरू होगी, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हम एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में इस हिंसक भीड़ के, इन उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लगातार दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनके पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं। और उधर रांची, झारखंड के रांची में कल पोस्टर्स उपद्रवियों के चिपकाए गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन पोस्टर्स को हटा लिया गया। सियासत जमकर हो रही है। शशांक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए। शशांक, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस का एक्शन है वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, आपका रुख करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि रांची में कुछ स्थिति साफ नहीं है। जो पोस्टर्स कल हटाए गए थे, क्या उनको दोबारा चस्पा किया जा रहा है या नहीं? देखिए, कल शाम 5:30 बजे 33 उपद्रवियों का पोस्टर लगाया गया था राजभवन के सामने, लेकिन तुरंत में उसको उतार लिया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि इसमें कुछ संशोधन करना है, फिर इसको लगाया जाएगा। आज पूरा दिन बीत गया, आज पोस्टर नहीं लगा है। साफ दिख रहा है कि वोट बैंक की सियासत जो है इस तरह के गंभीर मामले पे हावी हो रही है। राज्यपाल ने साफ कहा था कि ये जो लोग हैं उनका पोस्टर लगाइए, ये फरार हैं, पोस्टर लगेगा तो पब्लिक को इसकी जानकारी मिलेगी और पब्लिक पुलिस की मदद करेगी। लगाया तो गया, लेकिन उसको हटा लिया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है पोस्टर की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह कार्रवाई होगी, लोग पकड़े जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार का, सरकार उन लोगों की समर्थक है। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की सियासत है, एक गंभीर, एक संवेदनशील मामले पे वो हावी हो रही है, और इसमें फजीहत जो है पुलिस की हो रही है। पुलिस बार बार जो है अलग अलग तरह के तर्क दे रही है। जो संशोधन होना था, 24 घंटे बीत गए, वो अब तक नहीं हो पाया है। तो क्या पोस्टर लगेगा भी या नहीं, ये अब एक बड़ा सवाल यहाँ बनता जा रहा है। सरकार भी बैकफुट पर है और बीजेपी को भी इस मामले में अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक इस पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के शिकंजे में है। पटियाला कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड के बाद आज पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को मानसा लेकर पहुंची। पंजाब पुलिस खरड़ के सीआईआई दफ्तर में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी, पंजाब पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। मनोज वर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज वर्मा, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि स्पेशल सेल की गिरफ्त में जब रिमांड पर था तो लॉरेंस बिश्नोई ने यह तो माना था कि हाँ ये हमला करवाया था, लेकिन और कुछ दिल्ली पुलिस नहीं जुटा पाई थी। पंजाब पुलिस से क्या खबर? जी बिल्कुल, देखिए, पंजाब पुलिस की पूरी कोशिश है कि लॉरेंस बिश्नोई से सारे के सारे जो राज हैं वो उगलवाए जाएं, और पूरी कोशिश पंजाब पुलिस कर रही है। एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो पंजाब पुलिस ने तैयार की है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जो अकाउंट है उससे एक वायरल हुआ था उसमें, और उसने कहा था कि मैंने ही उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। तो कहीं ना कहीं उस वायरल जो हुआ था उसके बाद अब पुलिस उससे ये पता करने में जुटी है कि आखिरकार गोल्डी बराड़ से वो कैसे संपर्क कर रहा था, उसके कौन कौन से शूटर यहाँ पर एक्टिव हैं और कौन कौन से शूटर और शामिल हो सकते हैं। हालांकि 8 लोगों को इस मामले में जो है चिन्हित किया गया था, उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक शूटर कोई भी नहीं पकड़ा गया है। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 10वां आरोपी लॉरेंस बिश्नोई है, जिसको पुलिस 10वां आरोपी मानकर चल रही है। लेकिन इसके अलावा शूटर अभी तक कोई भी पुलिस के पास नहीं आ पाया है। तो इन 7 दिनों में पंजाब पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से उससे वो नाम उगलवाए जाएं जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं भारत की बात, और अब बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर टारगेट किलर अब खुद टारगेट बन रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बैंक मैनेजर की हत्या का बदला लेते हुए हत्यारे आतंकवादी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। शोपियां और कुलगाम से आई इन तस्वीरों ने आज बता दिया है कि जो टारगेट किलिंग करेगा वो सेना के टारगेट पर जरूर आएगा। 2 जून को कुलगाम में बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी गई थी। शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें बैंक मैनेजर का हत्यारा आतंकी जान मोहम्मद लोन भी शामिल है। तो वहीं 31 मई को कुलगाम में आतंकवादियों ने एक स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या की थी। कुलगाम में कल से चल रहे मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के घिरने की खबर है। कुलगाम में घिरे 2 आतंकवादियों में से एक टीचर रजनी बाला का हत्यारा भी है। यानी साफ है कि घाटी में जो भी दहशतगर्दी करेगा सेना उसका सफाया करेगी। मैनेजर थे विजय कुमार साहब, उस पर अटैक हुआ था। तो जब उसका सीसीटीवी फुटेज को हम लोग एनालिसिस किए थे तो जो चेहरा मिल रहा था जॉन मोहम्मद लोन, जो शोपियन के टेररिस्ट है, उसके पेरेंट्स को बुलाए। पेरेंट्स ने कंफर्म कर दिया कि यही चेहरा है, उसके बेटा है।
फिर उसके पेरेंट्स ने बताया, खास करके फादर ने, कि पिछले 2 महीना से काफ़ी ये रेडिटाइज से बात करता था, रात भर ऑनलाइन चैटिंग करते रहता था। खबर पक्का हो गई तो पुलिस आर्मी मिलकर कॉर्डन डालते ही फायरिंग से हो गया और रात में 3 बजे दोनों लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जॉन मोहम्मद लोन है, दूसरा तोफिल गनई है। मैनेजर थे विजय कुमार साहब, उस पर घाटी में आतंकवादी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सेना भी ऑपरेशन चलाकर इन आतंकवादियों का खात्मा करने में जुटी हुई है। इस साल अभी तक 105 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है, यानी 105 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आपको आतंकियों के खात्मे का आंकड़ा महीनेवार तरीके से बताते हैं। अगर जून के महीने में, देखिए हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं, ये लीजिए ग्राफिक्स आ गए। अगर जून के महीने की बात करें तो अब तक 14 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मई में जवानों ने 27 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, यानी खाक में मिला दिया था, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के महीने में 24 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। मार्च में 13 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया था। फरवरी में सबसे कम सिर्फ 7 आतंकवादी मार गिराए गए, जबकि साल के पहले महीने जनवरी में भी 20 आतंकियों का खात्मा इन सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया था। तो हमने आपको जून तक का आंकड़ा दिखाया है कि कैसे सुरक्षा बल जो है वो इन आतंकवादियों को खत्म करने में, ढेर करने में लगे हुए हैं। अब देख रहे हैं भारत की बात। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है। सूत्रों के हवाले से पूछताछ को लेकर इस समय बड़ी खबर। पूछताछ में राहुल गांधी ने बताया कि यंग इंडियन प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, एक पैसा भी किसी ने अपने निजी फायदे के लिए नहीं निकाला। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि कंपनी चैरिटी का काम करती है, तो ईडी ने डिटेल्स मांगी हैं। आप देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। देश में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल और खबर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है, और हलचल इसलिए क्योंकि अपने नेता से हो रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन पर रोक को कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या बता रही है, जबकि उधर बीजेपी कांग्रेस पर हिंसा के जरिए भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप लगा रही है। राहुल विवाद की पूरी पॉलिटिक्स क्या है, उसको समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी इस समय ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं कि एक काफिला राहुल गांधी का ही है और भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी आज तीसरे दिन ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच रहे हैं। सील करके रखे हैं, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई है तो उसको घूस घूस के मार रहे हैं। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, ये इंदिरा गांधी का पोता है, इसको इस तरह से चुप नहीं करा पाओगे, और हम सब उनके सिपाही हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। अहंकारी सरकार जान ले कि अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा। मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार का अहंकार टूटेगा, और बीजेपी कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार का तिलिस्म तबाह होगा। लूट, भ्रष्टाचार, सत्याग्रह, हंगामा,
हाहाकार और अहंकार, ऐसे बेहद भारी भरकम शब्दों के जरिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। और इस पूरे घमासान के केंद्र में है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। लगातार 3 दिन से राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दफ्तर सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय वो संस्था है जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का कानूनी तरीके से हिसाब किताब करती है और लगाम लगाने का काम करती है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी की पेशी हो रही है और अपने नेता की पेशी के खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। तीन दिन से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर और दक्षिण तक हर दिशा में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली में 100 जगह विरोध हो रहा, 100 जगह, 100 चौराहे पर जाम, आज 100 चौराहे पर जाम है, ITO जाम है, जनकपुरी जाम है, पंजाबी बाग जाम है, पीरागढ़ी जाम है, मोतीनगर जाम है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले हैं? क्या इस बात की आशंका है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए? देखिए, मैं किसी चीज़ से हैरान नहीं होऊंगा और ये बात मेरे लिए भी बोली गई थी। देखिए, हम जो इस परिवार ने इस देश के लिए दिया है, उन्होंने अपने दादी को, अपने पिताजी को गंवाया है, उनकी माताजी ने अपनी पूरी उम्र लगा दी है देश की सेवा में। उनके साथ राहुल बहुत समझदार और मजबूत हैं और मेरे ख्याल से तो ये जो दौर चल रहा है इसमें भी और मजबूत रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। मुझे है कि पहले तो बात है कि सारे सवालों के जवाब वो दे देंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी ने सवाल जवाब के लिए बुलाया है। सोमवार और मंगलवार को राहुल गांधी से 10-10 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है। अभी तो तीसरा दिन है, पता नहीं कितना और उन्हें तंग किया जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, एजेंसी के द्वारा उनको बुलाया जाएगा। मेरे ख्याल से जो भी सवाल जवाब होते हैं, अगर वो 9 घंटे, एक दिन 9 घंटे या 10 घंटे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सारे जो सवाल होते हैं उसके जवाब दे दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको पहले दिन यानी सोमवार की तस्वीरें दिखाते हैं। सोमवार को राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम बड़े नेता दिल्ली की जलाने वाली गर्मी में पसीना बहाते हुए दिखाई दिए थे। कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से वो भयंकर डरी हुई है और इस कारण से इतने हथकंडा अपना रहे हैं। ये एक काला दिन है, समय बदलेगा, वो याद रखें, इसे हमारी चेतावनी मान लें। लगता है मोदी जी हिंदुस्तान की प्रजातंत्र को शमशान या तो कब्रिस्तान में तब्दील करने के लिए मन बना लिए हैं। राहुल गांधी के लिए फिल्म पुष्पा के स्टाइल में पोस्टर भी लगाए गए थे जिसमें लिखा था कि ये राहुल गांधी हैं, झुकेंगे नहीं। ये जो है ये लड़ाई सत्य के लिए है, इसीलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ पार्टी के विरोध को कांग्रेस ने सत्याग्रह करार दिया है और कांग्रेसी सत्याग्रह की ये लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं, उसके लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के ठीक बगल में पृथ्वीराज रोड की है, जहां यूथ कांग्रेस के नेता बीच सड़क पर टायर जलाकर सत्याग्रह कर रहे थे और आम जनता ट्रैफिक में फंसी परेशान हो रही थी। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, आप बीच सड़क पर टायर जला करके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे आम जनता को तानाशाही देश में तानाशाही कांग्रेस लीडरों को
देश की आंधी, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। देखिए आज जिस तरीके से देश में हालात है, हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया है, हमारी आवाज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान जबरन कांग्रेस के नेताओं को सड़क से उठाकर बसों में भर रहे थे, लेकिन नेताओं का जोश देखिए। राहुल गांधी के नाम पर ठंडा होना तो दूर की बात, वो तो उबल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपाधापी और बैरिकेडिंग के पास धक्का मुक्की की अगली तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की हैं। सुबह खबर आई कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के भीतर दाखिल हो गई थी। कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पुलिस कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस करके लोगों को पकड़ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दरवाजा है और दरवाजे के ठीक आगे पुलिस मौजूद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस न सिर्फ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया। मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की सब हदें पार कर गई। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं। कांग्रेस लगातार विरोध को कुचलने का आरोप लगा रही है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल गलत एलिगेशंस हैं। जो भी उनके सीनियर फंक्शनरीज हैं उनमें उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी, उस लिस्ट के मुताबिक इवन सभी एमपीज थे उनको भी हमने मूवमेंट उस एरिया में अलाउ किया था। जो 144 की धारा वहाँ पे लगी हुई है, तो अंदर से काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने वो बैरिकेड्स वगैरह पुलिस जवानों पे फेंके हैं, तो उसके चलते वो थोड़ा सा धक्का मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने जो कहा वो आपने सुना। अब जरा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर की तस्वीर देखी। दीपेंद्र हुड्डा अपने ही घर के दरवाजे पर धरना देकर बैठे हुए हैं और वजह ये है कि उनका घर बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी गुनाह है। घर पे ही आप धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? आप देखो घर के बाहर आप बैरिकेड भी दिखाओ भैया, एक बार प्लीज़ बैरिकेड दिखा दो। ये बैरिकेड प्रजातंत्र में विपक्ष को आभूषण के रूप में ये सरकार ने पहनाया, हार पहनाया हमें। हमारा निवास स्थान के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, हम ना बाहर निकल सकते। मगर ये क्यों कर रही है सरकार? ये एक संकुचित मानसिकता। विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का, विरोध धरने का अधिकार है प्रजातंत्र में। तीसरे दिन जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो सबसे पहले ईडी दफ्तर में क्या हुआ होगा ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी। सबसे पहले वो ओथ लेंगे पीएमएलए एक्ट 15 के तहत कि वो जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और जो लिखेंगे उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। आज राहुल गांधी से दोनों भूमिकाओं में ईडी की पूछताछ करने की तैयारी है। एक तरफ उनसे पूछताछ की जाएगी कांग्रेस के उपाध्यक्ष के नाते, और दूसरी तरफ उनसे पूछताछ की जाएगी कि उनके पास जो यंग इंडियन का 38% शेयर है उसके नाते। यानी दोनों भूमिकाओं में उनसे पूछताछ की जाएगी। शख्स एक है लेकिन सवाल 2 भूमिकाओं के होंगे। कांग्रेस के बवाल और राजनीतिक घमासान के बाद अब बारी है उस मामले को समझने की जिसके तहत राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी हो रही है। इस केस का नाम है नेशनल हेराल्ड केस में 3 किरदार हैं। पहला गांधी परिवार, दूसरा एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल, तीसरा यंग इंडियन कंपनी जिसके डायरेक्टर हैं राहुल गांधी। ये तो नेशनल हेराल्ड केस के हुए किरदार। अब इसमें सबसे पहले एजेएल की भूमिका को समझिए। आजादी से पहले 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को बनाया था। इस कंपनी को भारत की अलग अलग भाषाओं में अखबार निकालने के लिए बनाया गया था। एजेएल से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबार प्रकाशित किए जाते थे।
एजेएल को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सहयोग कर रहे थे और वही इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। एजेएल के संस्थापक सदस्यों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, रफी अहमद किदवई और आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। इनके अलावा हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने मिल करके इसे खड़ा किया था। एजेएल का काम अखबार छापना था, लेकिन साल 2008 तक आखिरी अखबार नेशनल हेराल्ड भी छपना बंद हो गया। 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। अखबार बंद होने के बाद एजेएल ने प्रॉपर्टी को ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां जैसे बिजनेस के लिए किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने करोड़ों रुपया किराया मिलने लगा। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में दर्ज है कि एजेएल का अधिग्रहण करने के लिए यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। इस कंपनी में 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। बाकी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे की है। जब यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण किया, उस वक्त एजेएल पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी। फरवरी 2011 में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को कर्ज चुकाने के लिए 90 करोड़ रुपए बिना ब्याज वाला लोन दिया। बदले में एजेएल ने अपने 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। यानी एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अब राहुल और सोनिया के मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडियन की हो गई। यंग इंडियन कंपनी को कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का लोन चुकाना था, लेकिन 50 लाख रुपए लोन चुकाने के बाद ही कांग्रेस ने यंग इंडियन का लोन माफ कर दिया। इसीलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि राहुल की कंपनी ने 50 लाख का भुगतान करके 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब प्रवर्तन निदेशालय इसी लेन देन को लेकर लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। देश से लेकर विदेशी बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है और उसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन कंपनी बनाने का निर्णय किसका था। ईडी सूत्रों का दावा है कि ईडी अधिकारियों के सवालों के जवाब में राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं उससे ईडी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि इस पूरी पूछताछ पर कांग्रेस सवाल कर रही है कि कंपनी हमारी, पैसा हमारा, तो फिर आपको दिक्कत कहां आ रही है? ना अपराध है, ना कोई अपराध हुआ। हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा हम चलाएं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमने हमारा पैसा हमारे अखबार को चलाने के लिए दिया, तुम कौन हो भैया खामख्वाह? ईडी की लगातार हो रही पूछताछ के बाद चर्चा होने लगी है कि क्या राहुल गांधी को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, और इसी को लेकर सी वोटर ने लोगों की राय जानने की कोशिश की। पूछा, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? हाँ कहने वाले 55% लोग हैं, नहीं कहने वाले 45% लोग हैं। यानी ज्यादातर लोगों को अब 3 दिन की पूछताछ के बाद ये मामला उलझता हुआ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।